सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात सर। बच्चों पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था वर्ण, किसी को याद है? यस सर। खड़े हो जाओ, आंसर दो। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। तुम उदाहरण बताओ, वर्ण के कुछ उदाहरण। स्वर और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो ये उदाहरण नहीं है, ये प्रकार हो गए। बैठ जाओ, ये प्रकार हो गए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, वर्ण के प्रकार। तो जैसे कि हमने स्वर वर्ण का कुछ उदाहरण बताओ। स्वर वर्ण का उदाहरण बताओ। जैसे स्वर वर्ण का उदाहरण है अ, आ, ओ तक है ना, स्वर वर्ण है। इस तरह से व्यंजन वर्ण का उदाहरण व्यंजन का है क से लेके क ख म स, ये सारे क्या है? ये सारे व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण है। बैठ जाओ। तो एक शब्द हम दिखाते हैं आप लोगों को, जैसे सुर, दिखाई पड़ रहा है सबको? सुर और इंद्र, ये दो अलग अलग शब्द हैं। सुर और इंद्र दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों के मिलने से बन जाता है सुरेंद्र। तो यह है ना कुछ नई बात, दो अलग अलग शब्द मिले, आपस में मिलने के बाद एक नया शब्द बन गया। शब्द का क्या नाम है? शब्द क्या है? सुरेंद्र शब्द बन गया। तो आज हम लोग जानेंगे इसी विषय पर कि किस तरह से नया शब्द बन रहा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संधि। वो है संधि। तो पहले आप लोग हमको एक बात बताइए, आप लोग इससे पहले संधि का नाम सुने थे? इतिहास की किताबों में याद कीजिए, संधि आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। जब दो राजाओं के बीच लड़ाइयां होती थी, तो जब कोई फैसला नहीं निकलता था, कोई निर्णय पर नहीं पहुंचते थे वो लोग, कोई नहीं जीत रहे होते थे, तब वो लोग आपस में संधि कर लेते थे। क्या कर लेते थे? संधि कर लेते थे। मतलब संधि मतलब मेल कर लेते थे। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जोर से बोलिए। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मेल करना। संधि शब्द का अर्थ हुआ मेल। चलिए, तो जैसे कि हम लोग एक पहले उदाहरण देखे थे, सूर और इंद्र। क्या देखे थे? सूर प्लस इंद्र, सूर धन इंद्र, और दोनों के मिलने से हम नया शब्द क्या बना था? सुरेंद्र बना था ना। तो हम लोग आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे सूर और इंद्र मिलने से सुरेंद्र बन गया। तो आप लोग बच्चों एक बात बताइए, र में क्या छुपा रहता है? र में क्या छुपा रहता है? अ छुपा रहता है। जैसे र में हलंत और अ के मिलने से र बनता है, तो इस र में क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। तो यहाँ पे अ छुपा हुआ है, प्लस ये ई तो खुद ही स्वर वर्ण है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं छुपा, ये खुद ही स्वर है। मतलब प्रत्येक व्यंजन वर्ण में एक स्वर वर्ण छुपा रहता है, अ छुपा रहता है। जैसे म बोलते हैं तो अ रहता है, स बोलते हैं तो अ रहता है। इसी प्रकार र में अ है, और ये जो धन का चिन्ह है धन, उसके बाद ई है, तो इस अ और ई का मेल होने से क्या बन जाता है? ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए बन जाता है। इसीलिए सुर और इंद्र जब मिला तो सुर इंद्र नहीं बल्कि सुरेंद्र बन गया। क्या बना? सुरेंद्र बन गया, इसलिए अ और ई के मिलने से, क्योंकि ए बना था। तो हमने इस परिभाषा को देखा, इस उदाहरण को देखा। इस उदाहरण को देखते हुए हमने ये उदाहरण देखा, एक उदाहरण को देखते हुए हम क्या करेंगे? एक नियम पर जाएंगे, मतलब परिभाषा बनाएंगे। उदाहरण देखते हुए हम परिभाषा बनाएंगे। पहले ऐसे होता था कि नियम बताया जाता था, ठीक है, परिभाषा बताया जाता था, परिभाषा के बाद हम लोग उदाहरण देखते थे, लेकिन वो निगमन विधि था। लेकिन ज्यादा प्रचलित अभी है आगमन विधि। क्या है? आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, पहले हम उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण हम देख लिए, उदाहरण से हम खुद परिभाषा बनाएंगे। चलिए हम खुद परिभाषा बनाते हैं। देखिए संधि की परिभाषा क्या होगी। संधि की परिभाषा देखते हैं हम लोग खुद। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं, तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं।
देखिए हमने उदाहरण से खुद ही परिभाषा बना लिया। क्या था? दो वर्णों के परस्पर मेल। तो दो वर्ण परस्पर मतलब आसपास मेल कर रहे हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल हो गया से जो विकार उत्पन्न हुआ, मेल के बाद क्या हुआ? विकार उत्पन्न हुआ, मतलब परिवर्तन आया। विकार मतलब परिवर्तन आना, चेंजेस आना, तो विकार उत्पन्न हुआ ना, और ये मेले से ए बन गया। तो अब दो वर्णों के परस्पर मेल हुआ, इसमें विकार उत्पन्न हुआ। विकार उत्पन्न होने से होता है उसे संधि कहते हैं। तो विकार उत्पन्न हो गया मतलब सुर और इंद्र मिला, सुरेंद्र बन गया, अलग चेंजेस आ गया, इसमें बदलाव हो गया, तो इसे हम संधि कहते हैं। किसी को कुछ पूछना है? संधि सबको समझ में आ गई? सबको? तो अब सवाल आता है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं? इसको मिटा दें। यस सर। अभी बच्चों मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इसके बाद मैं इसके ऊपर जो भी पढ़ाऊंगा उसका नोट्स भी लिखा दूंगा, ताकि आप लोग उसको घर में भी पढ़ सके और आपके मन में, अपने मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ जाए प्रश्न। पहले आपको समझना जरूरी है। तो अब हम देखेंगे संधि के प्रकार। संधि के किसी को मालूम है? किसको मालूम है? खड़े होके बताइए किसको मालूम है? संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कितने? कौन कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के कुछ उदाहरण, कुछ नियम। स्वर संधि कैसे होगा? जैसे स्वर, नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्वर वर्ण इसमें आना है। क्या आना है? स्वर वर्ण आना है। स्वर, तो हमको पता है अ से लेके औ तक स्वर वर्ण है। तो एक उदाहरण और देखते हैं इसमें। एक उदाहरण देखते हैं, चरण प्लस अमृत। मूर्धन्य में क्या छुपा हुआ है? और यहाँ पे खुद अ है, इस दोनों साइड अ है। दो अ के मिलने से क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। जोर से बोलिए, क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो चरण और अमृत के मिलने से, मतलब इसमें अ है, मूर्धन्य में अ छुपा हुआ है, अ तो है ही यहाँ पे, तो अ और अ के मिलने से आ बन गया। तो यहाँ पे जो विकार उत्पन्न होगा चरण और अमृत, तो क्या हो जाएगा? चरणामृत। क्या हो जाएगा? चरणामृत बन जाएगा। किसी को कोई संदेह, कुछ पूछना है? तो देखिए दोनों साइड में, दोनों ओर स्वर वर्ण है, दोनों ओर स्वर वर्ण है। तो स्वर संधि का ये शर्त है, ये कंडीशन है कि दोनों साइड में स्वर वर्ण होना चाहिए। एक और उदाहरण देखते हैं, हिम जोड़ आलय। क्या बन जाता है? हिमालय। हिमालय। तो म में क्या छुपा हुआ है? और यहाँ पे क्या है? और आके मिलने से क्या बनेगा? आ ही बनेगा। इसमें क्या होता है कि हर कंडीशन में दीर्घ स्वर ही आता है। जैसे स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घा, दीर्घई, दीर्घो, ये सब दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर ही आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्वर संधि का उदाहरण। दोनों ओर शर्त क्या है कि स्वर वर्ण होगा। क्या होगा? स्वर वर्ण होगा। अब जो दूसरा प्रकार है उसका उदाहरण देखेंगे, बाद में हम आपको लोगों को परिभाषा भी लिखा देंगे। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या नाम है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का एक उदाहरण देखते हैं, उत जोड़ चारण। क्या हो जाएगा? उच्चारण। इसमें त में क्या लगा हुआ है? त में अ नहीं है, क्योंकि हलंत लगा हुआ है। जब त में हम हलंत लगाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने त से अ को हटा दिया है, मतलब ये आधा त के रूप में उच्चारण होता है। अ गायब है इसमें से, अ नहीं है, तो ये शुद्ध रूप से क्या हो गया? था व्यंजन हो गया। क्या हो गया? व्यंजन हो गया, क्योंकि इसमें अ गायब है, तो ये शुद्ध रूप से व्यंजन हो गया। ठीक है, तो अब क्योंकि एक साइड भी अगर, और इधर च तो व्यंजन है ही, ठीक है, इधर की साइड का लेना है च, तो दोनों में से किसी एक तरफ भी अगर व्यंजन वर्ण हो तो वो कौन सा वर्ण कहलाएगा? कौन सा संधि कहलाएगा? कौन सा संधि? व्यंजन संधि। एक और उदाहरण हम देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे तो। एक उदाहरण देखते हैं, दिक
जोर अंबर, दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? दिगंबर। देखिए इधर भी क है, क में हलंत है, मतलब ये शुद्ध स्वर है। सर इधर में अ है, तो दोनों में से किसी एक साइड भी अगर व्यंजन हो, शर्त ये था दोनों ओर में से किसी एक ओर भी व्यंजन हो, तो वो कौन सा संधि होगा? सर जी सर एक डाउट है। हाँ, सर पूछो। दिग में क है और अंबर में अ, तो दोनों जगह दिगंबर हुआ तो वहां पे ग कैसे आया सर? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, शाबाश, बैठ जाओ। थैंक यू सर। ये सवाल बहुत अच्छा पूछी है, ध्यान लगा के सुन भी रही है, बहुत अच्छी बात। दिगंबर में यहाँ पे क है, क में हलंत है और यहाँ ग है, तो इसका शर्त यह है कि जब क में हलंत हो, मतलब किसी भी क वर्ग का, जैसे क वर्ग में क ख ग घ होता है, च वर्ग में च छ ज झ यहाँ होता है, तो किसी भी वर्ग का अगर पहला अक्षर है, क अपने वर्ग का पहला अक्षर है, तो और उसके साथ अगर अ आए, तो ये शर्त है कि उसका तीसरा वाला अक्षर आएगा। तो क ख ग क्या है? तीसरा अक्षर है, तो ये नियम है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ग आ गया, दिग और अंबर, दिगंबर, ठीक है। तो ये हो गया व्यंजन संधि। अब हम जाते हैं तीसरे प्रकार की संधि, जिसका नाम है, क्या नाम है? क्या नाम है तीसरा संधि का नाम? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। क्या संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो हम देखते हैं कुछ विसर्ग संधि के उदाहरण। आप लोग बताइए विसर्ग का मतलब? विसर्ग मतलब, विसर्ग जैसे हम लोग जानते हैं अनुस्वार विसर्ग, विसर्ग हम लोग जानते हैं। यस विसर्ग इसका ह का उच्चारण होता है, ह का उच्चारण आता है, ठीक है। तो हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे एक उदाहरण है, निहि धन चल, निहि धन चल, ये दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा? निश्चल। क्या बन जाएगा? निश्चल। जैसे और एक उदाहरण है, दो जोर बल, क्या बन जाएगा? दुर्बल। तो इसको पहचानने का एक तरीका है कि एक साइड में विसर्ग का चिन्ह आएगा। क्या आएगा? विसर्ग का चिन्ह आएगा। तो आप लोग आसानी से तीनों प्रकार के संधि को पहचान सकते हैं। कैसे? एक में दोनों साइड स्वर होगा, स्वर वर्ण में, स्वर संधि में। एक में किसी भी एक और हलंत का चिन्ह रहेगा, तो पहचान में आ जाएगा कि हलंत है मतलब व्यंजन है, व्यंजन संधि हुआ है, ठीक है। और तीसरा में विसर्ग का चिन्ह रहेगा, मतलब विसर्ग संधि है। तो हम तीनों प्रकार के संधि को आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन इसमें परीक्षा में आप लोगों की आती है, या तो संधि पहचानिए कौन सी संधि है, ऐसे शब्द दे दिया जाएगा दुर्बल, आपको पहचानना होगा कौन सा संधि है, या फिर संधि बनाइए। संधि अगर बनाने के लिए परीक्षा में आएगा तो इस तरह से दिया जाएगा, इस तरह से संधि विच्छेद करके दिया जाएगा, तोड़ा हुआ रहेगा, आपको संधि बनाना होगा। संधि बनाना माने मेल करना, तो इन दोनों में मेल करके नया शब्द बनता है, आपको पता ही है। तो संधि बनाइए आएगा परीक्षा में, या फिर होगा कि संधि विच्छेद कीजिए, इस तरह से जोड़ के दिया रहेगा, आपको तोड़ना होगा। तो तीन प्रकार के आते हैं, मेरे पीछे रिपीट करेंगे। क्या क्या? पहले संधि पहचानिए, संधि दूसरा संधि बनाइए, संधि बनाइए, तीसरा संधि विच्छेद कीजिए, संधि इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा तो आपको तोड़ना है, तोड़ा हुआ रहेगा तो जोड़ना है और पहचानना है। ये तीन चीज परीक्षा में मूल रूप से आती है, ठीक है। तो हमने देखा संधि के तीन प्रकार थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि में भी 5 प्रकार है। कितने हैं? 5 प्रकार है। मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया, इससे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। पहले तो हम आसानी से आपको समझा दिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आशा करता हूँ सबको समझ में आई होगी। आप लोगों को समझ में आया? ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि स्वर संधि के भी 5 भेद है। क्या है? मेरे पीछे दोहराएंगे। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो 5 प्रकार के संधि होते हैं। मेरे पीछे और एक बार दोहराएंगे। दीर्घ संधि, सॉरी 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो अगले क्लास में हम इस स्वर संधि के जो 5 भेद है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
आज आशा करता हूं जो भी हमने पढ़ाया, पहले तो वर्ण क्या है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम लोग दोहराते हैं, क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। तो पूछेंगे वर्ण, आज हमने क्या पढ़ा, वर्ण कितने प्रकार के वर्ण थे। उसके बाद में हमने क्या देखा, उदाहरण, किस चीज का उदाहरण देखा, संधि का उदाहरण से हमने क्या बनाया, संधि की परिभाषा हमने बनाया। संधि की परिभाषा जब बन गया फिर हमने क्या देखा, संधि कितने प्रकार के, तो क्या क्या नाम है, विसर्ग संधि, और तीनों के हमने उदाहरण देखे। फिर हमने क्या जाना कि परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन आता है, पहले संधि पहचानिए, दूसरा संधि, तीसरा संधि विच्छेद कीजिए। तो इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। हम लोग कल के क्लास में देखेंगे कि स्वर संधि जिसके 5 अलग से 5 भेद हैं वो क्या है, कैसे बनता है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।